बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी में पद्य 5 प्रकृति चित्रण और प्रकृति चित्रण में भी पढ़ेंगे बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है को पढ़ेंगे और इसके कवि हैं नागार्जुन। अब हम देखते हैं बच्चों, बादल को घिरते देखा है का भाव सारांश क्या है। तो प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन ने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों तथा उमड़ने घुमड़ने वाली घटाओं का बहुत ही अच्छा वर्णन किया। कैसी चोटियों का? हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां और उमड़ने घुमड़ने वाली घटाओं का बहुत ही चित्ताकर्षक वर्णन किया है। हिमालय की चोटियों के नीचे अनेक प्रकार की झीलें बहती रहती हैं और उन झीलों के पास बरसात की उमस में व्याकुल होकर हंस कमल दंडों को खोजते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। क्या हो रहा है कि हिमालय के नीचे अनेक छोटी छोटी सी झीलें बहती रहती हैं और उन झीलों में बरसात की उमस जो होती है, उस उमस में प्यास से व्याकुल होकर हंस कमल दंडों को खोजते हुए घूम रहे हैं। उन जल क्रीड़ा करते हुए हंसों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो उठता है और कहते हैं कि हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी अगम्य घाटियों में कस्तूरी मृग विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं और उन मृगों की नाभि में निकलने वाली कस्तूरी की सुगंध को खोजते हुए वे अज्ञानतावश इधर उधर भटक रहे हैं। मृग कस्तूरी न मिलने के कारण स्वयं से दुखी प्रतीत हो रहे हैं। मृग को यह नहीं मालूम कि जिस कस्तूरी की सुगंध से, खुशबू से वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वह कस्तूरी कहाँ है? वह मृग की नाभि में ही रहती है। और कवि बादलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में कुबेर के शाप से अलकापुरी से निष्कासित यक्ष ने बादलों को दूध बनाकर अपनी प्रेमिका के समीप भेजा था। इसमें कितनी सत्यता है कौन जानता है। मैंने शीत के दिनों में बर्फ से ढकी कैलाश पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर काले काले बादलों को घिरते हुए देखा है। कवि ने क्या बोला है कि पुराने समय में एक कथा है कि कुबेर के शाप से अलकापुरी से निष्कासित, अलकापुरी मतलब इंद्रलोक से निष्कासित यक्ष ने बादलों को दूध बनाकर अपनी प्रेमिका के समीप भेजा था। अब देखते हैं इस पाठ के इस पद्य में पहले पद्य को देखते हैं और उसकी प्रसंग सहित व्याख्या। ये है पद पहला। तो इसका वाचन करेंगे बच्चों। आप लोग भी किताब खोल के बैठे हो गए, मेरे को मालूम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा बोलती हूँ अपन जब हिंदी पढ़ने बैठे तो कृपया कर अपनी पाठ्य पुस्तक को साथ में लेकर बैठें। चलिए आप लोग खोलिए, अपन अब किताब खोलिए और इसका वाचन मेरे साथ साथ करिए कि अमन धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटी मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अब इसके कठिन शब्द। अमल मतलब निर्मल, धवल मतलब सफेद, गिरी का पर्वत और तुहिन मतलब और। संदर्भ है कि प्रस्तुत छंद बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता के से लिया गया है और इसके कवि नागार्जुन है। प्रसंग के घिरते हुए बादलों को देखकर कवि की कल्पना प्रस्फुटित हुई है और उसी का यहाँ पर वर्णन भी किया गया है। अब है
कि कवि नागार्जुन कहते हैं कि निर्मल और सफेद पर्वत के शिखरों पर मैंने बादल को गिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर के उन सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। और इसका काव्य सौंदर्य है कि कवि का प्रकृति चित्रण बड़ा ही मोहक है और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। अब है पद दूसरा, वाचन करेंगे। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतुत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब इसके शब्दार्थ है। तुंग मतलब ऊंचे, नील सलिल मतलब नीले जल में, समतल मतलब मैदानी भागों में बराबर, पावस मतलब वर्षा, आकुल मतलब व्याकुल होना और तिक्त का मतलब तीखे, मधुर मतलब मीठे, विस्तंतु मतलब कमल की नाल। कमल की नाल बहुत लंबी लंबी ट्यूब जैसी होती है, पतली पतली, जिसमें कमल का फूल लगता है। संदर्भ वही पूर्व की भांति की प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई हैं और उसके कवि नागार्जुन है। अब इसका प्रसंग है कि इस छंद में कवि ने मानसरोवर झील में तैरने वाले हंसों का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि नागार्जुन कहते हैं कि ऊंचे हिमालय पर्वत की, कैसे हिमालय पर्वत, ऊंचे हिमालय पर्वत की तलहटी मतलब नीचे, तलहटी में छोटी और बड़ी कई झीलें, उनके सांवले और नीले जल में मैदानी भागों से उड़ उड़कर आने वाले तथा वर्षा की उमस से व्याकुल हुए तीखे और मीठे कमल नाल को खोजते फिरते हंसों को मैंने तैरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब इसमें काव्य सौंदर्य की मानसरोवर की प्राकृतिक सुषमा और उसमें तैरने वाले सुंदर हंसों का मनमोहक वर्णन किया गया है। अब है पद 3। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला उनकी मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर की जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ कृदन फिर उन्हें उस महान सरोवर के तीरे शय वालों की हरी भरी प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब शब्दार्थ है। अनिल मतलब वायु, बालारुण मतलब प्रातःकालीन सूर्य, मृदु मतलब कोमल, स्वर्णिम सुनहरे, अभिशापित अभिशाप से पाए हुए, सरोवर मतलब तालाब, तीरे मतलब किनारे, निशाकाल रात के समय और प्रणय कलय मतलब प्रेम का झगड़ा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संदर्भ है वही पूर्व की भांति और प्रसंग की प्रस्तुत छंद में कवि ने बसंत ऋतु के सुप्रभात की मनोहर झांकी का वर्णन किया है। अब है व्याख्या कि कविवर नागार्जुन कहते हैं कि बसंत ऋतु का जो सुप्रभात, बसंत ऋतु का जो सुबह का समय है, उस समय जब हवा हल्के हल्के मंद मंद गति से बह रही थी, जब सुप्रभात का समय था और उस समय हवा या वायु धीरे धीरे बह रही थी और प्रातःकालीन सूर्य की कोमल किरणें अगल बगल के सुनहरे शिखरों पर बिखर रही थी, उस समय एक दूसरे से अलग होकर सारी रात वियोग में बिता देने वाले अनंत काल
छाप पाए हुए उन बेबस चकवा चकवी का वियोग है। दुख से उत्पन्न क्रंदन और यकायक बंद हो गया। प्रातः काल होने पर उस महान सरोवर के किनारे काय की हरी पट्टी पर उन चकवा चकवी को परस्पर प्रेमालाप में झगड़ते हुए मैंने देखा है। बादल को गिरते देखा है। चकवा चकवी जो रात होने पर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और सुबह प्रातः होने पर वह पुनः मिल जाते हैं। तो रात में वो वियोग से क्या करते हैं, रोते हैं, क्रंदन करते हैं कि वो अपने प्रेमी से अलग हो गया। अब इसका काव्य सौंदर्य है कि चकवा चकवी रात में एक दूसरे से अलग होकर विरह जर्नी क्रंदन करते रहते हैं और प्रातः काल होने पर संयोग मिल जाते हैं और प्रणय की लीलाएं करने लगते हैं। अब है पद 4। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अब इसकी शब्दार्थ दुर्गम मतलब जहाँ पर जाना सरल ना हो, जहाँ पर आसानी से पहुंचा ना जाए। बर्फानी मतलब बर्फ से ढकी हुई। शत सहस्त्र मतलब सैकड़ों हजारों। अलख नाभि अदृश्य नाभि और परिमल पराग या सुगंध। भावित मतलब दौड़कर। अब है संदर्भ वही पूर्व की भांति की प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन है। प्रसंग के इस छंद में कवि ने दुर्गम बर्फीली घाटियों में दौड़ते हुए कस्तूरी मृग की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है कि कवि नागार्जुन कहते हैं कि दुर्गम बर्फ से ढकी हुई। कैसे बर्फ से ढकी हुई? दुर्गम बर्फ से ढकी हुई चोटियों में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर। कैसे? सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर नाभि से उठने वाली स्वयं की ही अदृश्य उन्मादक गंध को ढूंढते हुए और उसकी खोज में भटकते हुए चंचल एवं तरुण कस्तूरी मृगों को स्वयं अपने ऊपर चढ़ते हुए देखा है। बादल को गिरते हुए देखा है। कहाँ? ऊंची ऊंची हिमालय की दुर्गम बर्फ से ढकी हुई और हजारों फुट ऊंची चोटियों में, पहाड़ों पर नाभि से उसकी जो कस्तूरी मृग की नाभि में जो कस्तूरी छुपी हुई है उसकी खुशबू से खुद से चढ़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तो काव्य सौंदर्य है इसका, कस्तूरी मृग की नाभि में अदृश्य रूप से छिपी रहती है, पर कस्तूरी मृग अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी को न जानकर उसकी खोज में इधर उधर भटकता रहता है। अब है पद 5। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलख, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योग प्रवाही गंगा जल का। बहुत ढूंढा परंतु लगा क्या मेघदूत का पता, कहीं कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा यही कहीं। जाने तो वह कवि कल्पित था, मैं तो भीषण जाड़ों में नभ चंबी कैलाश शीर्ष पर महादेव को झंझाने से गरज गरज गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। अब इसका शब्दार्थ है अलका मतलब कुबेर की राजधानी, व्योम मतलब प्रवाही और आकाश में बहने वाली, नभ चुंबी मतलब आकाश को छूने वाले, झंझाने मतलब झंझावत करने वाले। इसका संदर्भ है वही पूर्व की भांति की प्रस्तुत पद में
व्याख्या में देखते हैं कि कवि नागार्जुन कहते हैं कि इस कैलाश शिखर पर धनपति कुबेर की अलकापुरी नामक नगरी है और इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, लेकिन आज तो इसका यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं है। ना ही हमें कालिदास के आकाश में विचरण करने वाले उस मेघदूत का कहीं पता मिलता है। हमने बहुत प्रयत्न किए, प्रयास किए, ढूंढने से भी नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है कि वह छायामय मेघदूत कहीं जाकर बरस गया होगा। फिर कवि कहते हैं कि इन बातों को छोड़ो, मेघदूत तो कवि कालिदास की कल्पना थी। मैंने तो भयंकर कड़कड़ाते जाड़ों में आकाश को चूमने वाले कैलाश के शिखर पर घनघोर झंझावतों में महादेव जी को उनसे गरज गरज कर युद्ध करते देखा है, बादल को घेरते देखा है। विशेष कि इस छंद में कवि ने गगनचुंबी कैलाश शिखर की प्राकृतिक छटा का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। अब है प्रश्नोत्तर। तो कवि के अनुसार वनों और बागों में किसका विस्तार हो रहा है? कवि के अनुसार वनों और बागों में बसंत ऋतु का विस्तार हो रहा है। फिर प्रश्न दूसरा, तन मन और वन से परिवर्तन किसके प्रभाव से दिखाई दे रहे हैं? तो तन और वन से परिवर्तन बसंत ऋतु के प्रभाव से दिखाई दे रहे हैं। फिर कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा है? तो कवि ने हिमालय की झीलों में कमल नाल को खोजने वाले तैरते हुए हंसों को देखा है। अब है कि बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति हमें कौन कौन से परिवर्तन होते देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से कॉपियों में नोट करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देनी है और तैयारी आपको अभी से ही शुरू करनी है। तो आप इसको अच्छे से